पैसा कमाना क्या सिर्फ किस्मत या कड़ी मेहनत का खेल है? चलिए, आज की इस चर्चा में हम दुनिया के सबसे मशहूर वित्तीय दर्शनों में से एक के पीछे की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। आज का मुद्दा बोरिंग आंकड़ों के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस सोच और मानसिकता के बारे में है जो असल में किसी की भी सफलता तय करती है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन चुभने वाले सवाल से। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले ऊंचे पदों पर बैठे होशियार लोग भी जिंदगी भर पैसों के लिए जूझते रहते हैं? ये सवाल आया कहाँ से? दरअसल ये जुड़ा है एक छोटे बच्चे के बचपन के अनुभवों से, जिसने अपने जीवन में दो ऐसे पिता समान व्यक्तियों को देखा जिनके पैसे को लेकर विचार एक दूसरे से जमीन आसमान का अंतर रखते थे। और यही अनुभव हमें ले आता है हमारे आज के मुख्य स्रोत की तरफ। हाँ, रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने सच में पूरी दुनिया की पारंपरिक सोच को हिलाकर रख दिया। ये इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ स्कूल जाना और डिग्रियां इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे का असल विज्ञान सीखना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, दो पिताओं की कहानी और उनकी बिल्कुल अलग विचारधाराओं की ताकत। यहाँ दो बिल्कुल अलग फिगर्स सामने आते हैं। एक तरफ उच्च शिक्षित पीएचडी होल्डर लेकिन पैसों की हमेशा तंगी, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। इनकी सोच का फर्क देखिए। जहां एक का मानना था कि पैसे का प्यार ही सारी बुराइयों की जड़ है, वहीं दूसरे का साफ कहना था कि पैसे की कमी ही सारी परेशानियों की असली वजह है। ये महज शब्दों का खेल नहीं था, ये पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया था। अब जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब कोई कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो दिमाग वहीं काम करना बंद कर देता है, एक तरह से सो जाता है। लेकिन जब सवाल बदल कर होता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो ये छोटा सा सवाल दिमाग को कसरत करने और नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर देता है। मतलब फर्क सिर्फ हालात का नहीं, सोच का है। अमीर पिता का मानना था कि चाहे जेब में एक पैसा ना हो, पूरी तरह दिवालिया हो जाएं, फिर भी अमीरी की सोच नहीं छूटनी चाहिए। दिवालियापन तो बस कुछ समय के लिए है, लेकिन गरीबी दिमाग की एक स्थायी स्थिति है, और यही सोच हमारी असल जिंदगी को आकार देती है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से समझने के लिए चलते हैं हमारे अगले हिस्से पर, नकली सिक्कों का व्यापार, यानी एक 9 साल के बच्चे का पहला बिजनेस वेंचर। बात 1956 की है। 9 साल के रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चों ने अपने साथ खेलने से मना कर दिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने दोनों दोस्तों को रातों रात पैसा कमाने पर मजबूर कर दिया। धुन ऐसी सवार हुई कि उन्होंने पड़ोसियों से उनके इस्तेमाल किए हुए सीसे यानी लेड के खाली टूथपेस्ट ट्यूब मांगना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वॉशिंग मशीन के पास खाली ट्यूबों का एक बड़ा सा ढेर जमा हो गया। और इनका बिजनेस मॉडल क्या था? सफेद प्लास्टर की धूल में सने हुए, दहकते कोयले कर काम करते हुए ये दोनों लड़के सच में लिटरली पैसा बना रहे थे। उन्होंने पिघले हुए लेड से सिक्के ढालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो कि उनके बालमन का एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट आइडिया था। लेकिन तभी एंट्री होती है रॉबर्ट के पढ़े लिखे डैड की। उन्होंने बच्चों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने बड़े ही प्यार से समझाया कि भले ही उनका ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन बहुत जबरदस्त लग रहा हो, लेकिन घर में ऐसे सिक्के ढालना असल में गैर कानूनी है। इसे जाली मुद्रा बनाना या जालसाजी कहते हैं। तो सपने वहीं टूट गए। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, 10 सेंट की नौकरी और रिच डैड के लिए काम करना। रॉबर्ट के पिता ने ईमानदारी से मान लिया कि उन्हें संपत्ति बनाना नहीं आता। उन्होंने बच्चों को माइक के पिता के पास भेजा, जो आगे चलकर रिच डैड बनने वाले थे। अब रिच डैड का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने किसी क्लासरूम में बिठाकर लेक्चर देने से साफ इनकार कर दिया। उनका ऑफर सिंपल था, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। सीखने की आग तो थी ही, लड़कों ने शर्त मान ली। उन्हें काम मिला एक पड़ोस के सुपरमार्केट में डिब्बों से धूल साफ करने का, और पैसे सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। उस जमाने में एसी वगैरह तो होते नहीं थे, और दरवाजे खुले रहने से हर वक्त सड़क की धूल उड़ती रहती थी। बड़ा ही थका देने वाला काम था। 3 हफ्ते बीत गए अपने सारे सैटरडे कुर्बान करने और कुल मिलाकर सिर्फ 30 सेंट कमाने के बाद रॉबर्ट का सब्र टूट गया। वो पूरी तरह हताश थे,
गुस्से में थे और काम छोड़ने का पक्का मन बना चुके थे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में कोई मूल्यवान सबक सिखाया जा रहा था या ये बस बच्चों का खुलेआम शोषण हो रहा था? जब रॉबर्ट अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्हें 45 मिनट तक एक सीलन भरे कमरे में इंतजार करवाया गया। जैसे ही रिच डैड सामने आए, 9 साल के रॉबर्ट ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी और पैसे की डिमांड की, बाल श्रम कानूनों की धमकियां दी और यहाँ तक कह दिया कि रिच डैड एक लालची इंसान है जो सिर्फ फायदा उठाते हैं। पूरा एक्सप्लोजन। लेकिन रिच डैड का रिएक्शन देखिए, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने शांति से कहा, वाह, 1 महीने से भी कम समय में तुम बिल्कुल मेरे ज्यादातर वयस्क कर्मचारियों की तरह बात कर रहे हो। ये एक जोरदार पंच लाइन थी। उस बच्चे की ये हताशा असल में आम आदमी की निराशा का ही एक रिफ्लेक्शन थी, जो हमेशा अपने वेतन की शिकायत करता है। और यही हमें हमारे चौथे हिस्से तक ले आता है, जिंदगी के धक्के और एक सच्चा शिक्षक। यहीं से रिच डैड की फिलॉसफी का पूरा निचोड़ सामने आता है। उनका मानना था कि जिंदगी क्लासरूम की तरह लेक्चर देकर नहीं सिखाती, जिंदगी धक्के मारकर सिखाती है। हर धक्का जिंदगी का ये कहने का तरीका है कि कुछ नया सीखना है। जब जिंदगी धक्का देती है तो अक्सर लोग बस हार मान लेते हैं और कोई रिस्क नहीं लेते, या फिर गलत जगह अपना गुस्सा निकालते हैं, जैसे अपनी नौकरी, बॉस या जीवन साथी से लड़ने लगते हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वो हर धक्के से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उन बच्चों को जानबूझकर सिर्फ 10 सेंट दिए गए थे ताकि उन्हें वास्तविकता का एक कड़वा स्वाद चखाया जा सके। इसका मकसद ये सिखाना था कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल सिर्फ पैसों के लिए काम करने में बिता देते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि असली आज़ादी बॉस को बदलने में नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि अपनी नौकरी या पेचेक के बदलने की उम्मीद करना बेकार है। असली बदलाव खुद के अंदर और अपनी सोच में लाना पड़ता है। जिस दिन ये समझ आ गया कि समस्या बाहर नहीं बल्कि खुद के दिमाग की वायरिंग में है, बस उसी दिन से फाइनेंशियल आज़ादी की दिशा में पहला कदम उठ जाता है। इसलिए इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म किया जा रहा है। अगली बार जब पैसों को लेकर निराशा हो या जिंदगी धक्का दे, तो बस ये सोचना चाहिए कि क्या अभी भी दूसरों से और हालात से शिकायत करनी है या फिर लड़ना छोड़कर उससे कुछ नया सबक सीखना है। और सच तो ये है कि यही एक चुनाव किसी की भी आगे की फाइनेंशियल नियति तय करता है।